हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका योद्धा बैच में। और आज हम लोग क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है गवर्नमेंट बजट। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अप्रॉक्सीमेटली 6 नंबर का आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बोर्ड एग्जामिनेशन में। मैं कोशिश करूंगा क्लास, न्यूमेरिकल भी है इस चैप्टर के अंदर, थ्योरी भी है। अगले 4 से 5 पार्ट के अंदर तुम्हारा पूरा का पूरा चैप्टर विद थ्योरी, न्यूमेरिकल नोट्स के साथ सब कुछ खत्म करा दूंगा और तुम्हें बहुत मजा आएगा। बिकॉज ये एक ऐसा चैप्टर है जो प्रैक्टिकल है। जो क्लास, जैसे गवर्नमेंट बजट की बात करें तो बजट आने वाला है फरवरी में, तो फरवरी के फर्स्ट डे को क्लास बजट आता है, तो आप तब रिलेट कर पाओगे ये बजट होता क्या है, जहाँ पे पूरे टीवी न्यूज़ चैनल पे, अखबार में, सोशल मीडिया पे इसी की चर्चा होती है। तो ये आखिर है क्या, इसके बारे में स्टडी करेंगे। बहुत काम की चीज़ है। आओ क्लास स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1, गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट होता क्या है। सबसे पहले हम बजट की बात करते हैं कि बजट किसे कहते हैं। कोई भी इंसान, चाहे आपके पेरेंट्स हो, मैं हूं, मेरे पेरेंट्स हैं, या फिर हर कोई स्टेट गवर्नमेंट हो, म्यूनिसिपैलिटीज हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, हर गवर्नमेंट या हर इंसान अपना बजट बनाता है। बजट का मतलब क्या है कि हमारी एस्टिमेटेड रिसीट्स, कि हमें कितनी कमाई होगी, जिसको आप लोग क्लास इनकम भी बोलते हो, या फिर क्लास हमारे एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, जिसको आप लोग एक्सपेंसिव बोलते हो। तो हमारी कमाई कितनी होने वाली है, हमारे खर्चे कितने होने वाले हैं, उस चीज का एक प्रॉपर स्टेटमेंट हम लोग बना लेते हैं, एक रिटर्न स्टेटमेंट, कि आने वाले टाइम पे हमारी कमाई कितनी होने वाली है, आने वाले टाइम पे हमारे खर्चे कितने होने वाले हैं। उस इनकम और एक्सपेंस का पूरा एक स्टेटमेंट बना देते हैं। दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड अ बजट। जब यही स्टेटमेंट सरकार बनाती है तो इसको बोलते हैं क्लास गवर्नमेंट बजट, राइट। अच्छा, मैं एक वर्ड का बार बार यहां पे यूज कर रहा हूं, एस्टिमेटेड, क्योंकि बजट जब भी बनाया जाता है वो हमारे फ्यूचर के लिए होता है, कि कल को हम कितनी कमाई करने वाले हैं, कल को हमारे कितने खर्चे होने वाले हैं, उसका एक डिटेल बनाया जाता है। तो होने वाले हैं, खर्चे होने वाले हैं, कमाई होने वाली है, सो इसको क्या बोलते हैं क्लास, एस्टिमेटेड, राइट। सो बजट क्या है क्लास, गवर्नमेंट बजट इज स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिसीट, आप एस्टिमेटेड भी लिख सकते हो, एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट फॉर अ फिस्कल ईयर, साल भर में होने वाली कमाई और साल भर में होने वाले खर्चे कितने हैं, उसका जब हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं, सो उस स्टेटमेंट को हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट बजट। एवरी ईयर, हर साल क्लास गवर्नमेंट प्रिपेयर करती है बजट, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, लाइक यूपी का भी अपना बजट आता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट क्लास, यानी कि अभी जो बीजेपी है, मोदी गवर्नमेंट जो है, उनका भी क्लास हर साल बजट आता है, और हर सरकार का बजट आता है। मतलब कि जो भी पावर में है वो क्लास बजट अनाउंस करते हैं। तो बजट आता कब है, 1 ध्यान रखना क्लास, 1 को बजट अनाउंस हो रहा है आजकल। फर्स्ट डे ऑफ द मंथ ऑफ February इज वेल नोन इन इंडिया एज अ डे द फाइनेंस मिनिस्टर। अच्छा, बजट को अनाउंस कौन करता है क्लास, फाइनेंस मिनिस्टर। प्रेजेंटली कौन है क्लास, निर्मला सीतारमन, राइट। तो निर्मला सीतारमन जी बजट अनाउंस करेंगी क्लास, वो फाइनेंस मिनिस्टर है कंट्री में। प्रेजेंट एनुअल बजट, प्रेजेंट करते हैं एनुअल बजट ऑफ द गवर्नमेंट, उसको यूनियन बजट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। यानी कि हर गवर्नमेंट, लोकल हो, स्टेट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, अपना अपना बजट अनाउंस करती हैं कि साल भर में देश को डेवलप करने के लिए, स्टेट को डेवलप करने के लिए कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी, तो और कितने हमारे खर्चे होंगे उसके ऊपर, और हम लोग देश से कितने पैसे कमाएंगे। सरकार क्लास कुछ इनकम भी जनरेट करती है, लाइक टैक्सेस हो गया, फीस, फाइन, पेनल्टी, कुछ सरकारी कंपनी की इनकम, कोई डोनेशन, चैरिटी, लोन, बहुत तरीके की क्लास सरकार इनकम जनरेट करती है। तो सरकार देखती है कि साल भर में क्या क्या इनकम हमारे पास आने वाला है, साल भर में हमें कितने खर्चों की जरूरत पड़ रही है देश को डेवलप करने में, किस सेक्टर को कैसे डेवलप करना है, एजुकेशन सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, टूरिज्म सेक्टर है, कैसे हम इसको डेवलप करेंगे, उसके लिए कितना पैसा चाहिए। बहुत टाइम लगता है इस पूरे बजट को प्रिपेयर करने में। देन फाइनली क्लास निर्मला सीतारमन, ये इसके अंदर क्लास बजट है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट था क्लास बजट का लास्ट ईयर, लाल डायरी के अंदर प्रॉपर, जैसे वही खाता पुराने टाइम पे हो मुनीम जी रखते थे, उसके अंदर क्लास प्रॉपरली क्लास यहाँ पे कोविड के बाद बजट अनाउंस किया गया था, राइट। सो उस बजट को बोलते हैं यूनियन बजट ऑफ इंडिया। अगर मैं बात करूं बजट को बनाने के ऑब्जेक्टिव क्या है,
बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्लास ये टॉपिक। मेरी सबसे यही गुजारिश है, इसको अभी इसी वक्त अच्छे से दिमाग में सेट कर लेना, अच्छे से लर्न कर लेना, बिकॉज बजट के ऑब्जेक्टिव क्लास मतलब इन चार में से कोई भी एक एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है। तो इनकी हेडिंग तो हम याद रखेंगे, साथ में अंदर लिखना क्या है हम उसकी बात भी करेंगे। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मेन मुद्दा फिलहाल यही है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। शॉर्ट में इसका निमोनिक कोड है मेरा, ठीक है। वैसे मीरा होता है डबल ई, बट हमारे यहाँ सेट नहीं हो रहा, ई है ही नहीं, और तो यहाँ पे मेरा हो गया, ठीक है। एम फॉर मैनेजिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, ई फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, री फॉर रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, और ए फॉर है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, राइट। तो ये चार है। शॉर्ट में मेरा याद कर लो, और मेरा के फुल फॉर्म क्लास के एंड तक आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के दिखाओगे कि ये क्या है, और ये अच्छे से समझ भी आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं। मैनेजिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। देश के अंदर बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो सरकारी कंपनी हैं या पब्लिक सेक्टर कंपनी हैं। इन कंपनी का मेन मोटो क्या होता है क्लास, की पब्लिक की भलाई करना। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, बीपीसीएल, ऐसी कुछ पब्लिक कंपनी है, पब्लिक सेक्टर कंपनी है जिसपे सरकार की होल्डिंग 51% से ज़्यादा है या क्लास और भी ज़्यादा है। सरकारी कंपनी या जो पीएसयू कहते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, तो ऐसी कंपनी सरकार में प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं है, सोशल वेलफेयर के लिए है। तो हर साल जब बजट बनाती है सरकार तो उनको मैनेज किया जाता है। मैनेज करने का मतलब क्या है कि अगर पब्लिक सेक्टर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो सरकार उनको पैसे देती है, उनकी फंडिंग करती है, ताकि वो कंपनी, देखो वो कंपनी मुनाफे के लिए तो है नहीं, तो उनको पैसे कहाँ से आएंगे जब मुनाफा नहीं कमा रहे। तो कहीं ना कहीं क्लास फंडिंग होगी, लोग जो है, सरकार जो है वो उनको पैसे देगी, फिर उस पैसे से वो देश की भलाई का काम करेंगे। तो ऐसी कंपनी जो अच्छा काम कर रही है, सरकार उनको बजट में पैसे देने की बात करती है। और ऐसी कंपनी जो अच्छा काम नहीं कर पा रहे, किसी भी रीज़न से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, या जो उनका उद्देश्य है सोशल वेलफेयर का वो नहीं कर पा रहे, तो सरकार ऐसी कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन कर देती है। यानी कि ऐसी कंपनी के शेयर्स जो है वो प्राइवेट सेक्टर को बेच देती है। तो जब ये शेयर्स प्राइवेट सेक्टर को जाएंगे तो प्राइवेट सेक्टर क्लास उस पर काम करेगी, और प्राइवेट का मेन मोटो क्या होता है, मुनाफा कमाना। तो वो उसको अच्छे से सर्व करेंगे ही करेंगे। जहाँ पे प्रॉफिट मेकिंग आ जाता है वहाँ पे क्लास सर्विस अच्छी, फैसिलिटी अच्छी मिलने लग जाती है। So, there is large number of public sector enterprise which are established and managed for social welfare of public, because budget is prepared with the objective of making provisions for managing such enterprise and providing them financial help. जो कंपनी अच्छा कर रही हैं उनको सरकार क्या करती है, बजट में फाइनेंशियल हेल्प करती है। However, जबकि in case of public sector enterprise are showing inefficiency and losses, the government may plan for their प्राइवेटाइजेशन। तो सरकारी शेयर्स को प्राइवेट के हवाले कर दिया जाता है, दिस इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। जैसे प्राइवेट बहुत सारी चीज़ें प्राइवेट हो गई, चाहे एयरपोर्ट्स हो, चाहे क्लास आजकल बहुत सारे ट्रेन का प्राइवेटाइजेशन हुआ है। तो सरकार इन कंपनी को प्राइवेट के हवाले कर देता है कि वो उसको डेवलप करें, वो उसको बेहतर तरीके से बनाए, राइट। तो पहला क्या हो गया, एम फॉर मैनेजिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। सेकेंड इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों ही नहीं होना चाहिए। इकोनॉमी शुड बी इन इक्विलिब्रियम, और ये हमने एडीएएस वाले चैप्टर में भी पढ़ रखा है कि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, वेयर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, यानी कि जहाँ पे डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर होंगे उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो कंट्री में अगर इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है उसे कंट्रोल भी किया जाता है बजट के थ्रू। तो सरकार अपने बजट में देश के हालात क्या है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, उसको भी कंट्रोल करने की बात करती है। ये सरकार का ऑब्जेक्टिव है बजट का, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट इज टू ब्रिंग स्टेबिलिटी इन इकोनॉमी। इट कंट्रोल द फ्लक्चुएशंस इन जनरल प्राइस लेवल थ्रू टैक्सेस और सब्सिडी। अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है, सरकार टैक्स रेट को बढ़ा देती है, नए नए टैक्सेस इम्पोज करती है। और कंट्री में अगर डिफ्लेशन है, मंदी है, तो सरकार टैक्स रेट को कम कर देती है या कुछ टैक्स को डिस्कार्ड कर देती है, बोलते भैया टैक्स बंद कर दो या कम कर दो रेट। इससे क्या होता है क्लास, सरकार अपने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को भी मैनेज करती है। अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है, सरकार अपने एक्सपेंडिचर कम रखती है पब्लिक वेलफेयर पे, और कंट्री में डिफ्लेशन है तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ा देती है। बट ये सिंपल पॉइंट है फिस्कल पॉलिसी का, आप सबको पढ़ा चुका हूं मैं ऑलरेडी। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट, जहां पे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को सरकार कंट्रोल करती है, मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई। लेकिन यहाँ पे हम गवर्नमेंट बजट की बात कर रहे हैं तो हम बात किसकी करेंगे, फिस्कल पॉलिसी की।
तो ये इन्फ्लेशन डिफ्लेशन सरकार कंट्रोल करती है अपने स्पेंडिंग से और टैक्सेस से। अगर इन्फ्लेशन है अपने स्पेंडिंग्स को कम करती है क्लास इन्फ्लेशन में और टैक्सेस को बढ़ा देती है, और अगर डिफ्लेशन है तो उस सिचुएशन में क्लास गवर्नमेंट अपने स्पेंडिंग ज़्यादा करती है और टैक्स रेट को कम कर देती है। इसको बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी, राइट। For example, when there is inflation, continuous rise in prices, government can increase taxes and reduce its expenditure. When there is deflation, continuous fall in prices, government can reduce the taxes and grant subsidy to encourage spending by people, ताकि लोग खर्च ज़्यादा करें। डिफ्लेशन में लोग डिमांड नहीं कर रहे तो खर्च ज़्यादा करे, सरकार उनको पैसे पहुंचाती है इनडायरेक्टली या टैक्स रेट को कम कर देती है, राइट। तो सबसे पहला एम, मैनेजिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। ई फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। नेक्स्ट आर, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। देखो होता क्या है कि हमारे देश की जो संपत्ति है, ठीक है, हमारे देश की ज़्यादातर संपत्ति सिर्फ 10% लोगों के पास है जो कि अमीर हैं। मतलब अगर मान लो कि 100 करोड़ की आबादी, चलो मान लेते हैं, है 140 के आसपास, 100 करोड़ की आबादी मान लेते हैं। 100 करोड़ की आबादी में 90 करोड़ लोग एक तरफ हैं, उनके पास सिर्फ जो है थोड़ी सी इनकम है, टोटल नेशनल इनकम का 10% है। और जो 10% अमीर लोग हैं, टॉप 10 क्रीमी लेयर के जो अमीर लोग हैं, उनके पास जो वेल्थ है वो है क्लास, उनके पास है 90% इनकम। दिस शोज इनकम क्लास, ये इनइक्वालिटी शो कर रहा है। ये बीच में रहेगा तो क्लास इक्वल है, बट ये क्या शो कर रहा है क्लास, इनकम इनइक्वालिटी। मतलब इसके पास बहुत ज़्यादा, किसी के पास इतना पैसा, अंधा पैसा है आपकी भाषा में, मतलब रोज करोड़ों रुपए उड़ाएगा तो भी खत्म नहीं होगा, किसी के पास इतना पैसा है। किसी के पास इतना पैसा भी नहीं है क्लास कि वो अपना घर बार चला सके, अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे सके, अच्छा खाना पीना खा सके, अच्छी जगह रह सके, इतना पैसा भी उसके पास नहीं है। दिस शोज इनइक्वालिटी, राइट। इस इनइक्वालिटी को कम करने का काम क्या है क्लास, गवर्नमेंट का काम है। तो बजट में सरकार इनकम इनइक्वालिटी को कम करती है, इसको बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। किसी तरीके से सरकार अमीरों पे ज्यादा से ज्यादा टैक्स चार्ज करती है ताकि ज्यादा सरकार पैसे लेके गरीबों को दे सके, और दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, जो अंतर इतना ज्यादा है, उसे कम, ऐसा नहीं कहूंगा बराबर बराबर हो जाएगा, लेकिन हाँ कम होना चाहिए। इतना डिफरेंस भी नहीं, कोई अरबों खरबों कमा रहा है और कोई बेचारा खाना पीना भी नहीं खा पा रहा सही से, इतना डिफरेंस नहीं होना चाहिए। रीजन चाहे कुछ भी हो, इतना डिफरेंस। अब अगर जाओ यूएस यूके में, तो वहाँ पे सभी लोगों में इतना डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको। वहाँ पे अगर मान लो कोई अमीर है कोई गरीब है तो बहुत ज़्यादा फासला इतना ज़्यादा नहीं होगा, बहुत ज़्यादा। अभी देखते हो वहाँ पे अभी कुछ साल पहले न्यूज़ आई थी, बराक ओबामा की जो बेटी वो नॉर्मली कॉफ़ी शॉप में या कहीं पे स्टेशन पे काम करती है नॉर्मली। हमारे यहाँ ऐसा नहीं, हमारे यहाँ गांव का प्रधान भी अगर बन गया ना कोई, तो भैया उसके आसपास घूमना ही मुश्किल है, वो भी 4 गाड़ी से निकलेगा और लोग उसके लिए भीड़ इकट्ठा कर देंगे। अमेरिका में कोई प्रेसिडेंट भी अगर कहीं आ रहा है कहीं जा रहा है तो लोग ऐसे हवा बना के भीड़ लगा के खड़े नहीं होते। कहने का मतलब क्या है कि उन सब लोगों का भी कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड अप है। तो जो इनकम डिस्पैरिटी है ना वो नहीं होनी चाहिए, और बजट में सरकार हमेशा हर साल कोशिश करती है कि गरीब और अमीर के बीच का फासला कम होना चाहिए। भाई सीधी सी बात है, अगर सारे लोग गरीब होंगे तो अमीर भी जिंदा रह ही नहीं पाएंगे। मान लो मुकेश अंबानी बहुत अमीर है, उनका प्रोडक्ट खरीदेगा कौन? गरीब लोग और गरीब, उनके पास पैसे नहीं है तो उनका प्रोडक्ट ही नहीं बिकेगा, फिर वो भी बाद में गरीब हो जाएंगे एक टाइम बाद, कई डेकेड्स के बाद, राइट। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, इट मीन्स रिड्यूस द इनइक्वालिटीज बिटवीन इनकम एंड वेल्थ, कि अमीरों को ही फैसिलिटी मिले, अमीर के बच्चे ही स्कूल में जा पाएंगे, अमीर के बच्चे ही अच्छी एजुकेशन ले पाएंगे। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए, हर किसी को फैसिलिटी मिलनी चाहिए। देश की जो सपोर्ट सिस्टम है, देश में जो सर्विसेज हैं, वो हर किसी के लिए अवेलेबल होनी चाहिए। थ्रू द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट सिक्स टू प्रमोट इक्विटी, सरकार इक्विटी प्रमोट करना चाहती है। टू इंक्रीज द इनकम ऑफ पुअर, गवर्नमेंट प्रोवाइड देम सब्सिडीज। डिस्पोजेबल इनकम तो पता ही है क्लास, जो इनकम टैक्स देने के बाद बचती है खर्च करने के लिए। टैक्स दे दिया आपने, टैक्स देने के बाद जो पैसा बचा उस इनकम को बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। तो सरकार क्या करती है, गरीबों को सब्सिडी देती है और अमीरों से टैक्स लेती है। टैक्स सिस्टम को प्रोग्रेसिव बनाया जाता है। टू डिक्रीज द डिस्पोजेबल इनकम ऑफ रिच सेक्शन, टैक्स सिस्टम इज मेड प्रोग्रेसिव। टैक्स सिस्टम को प्रोग्रेसिव बनाया जाता है। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है कि जैसे जैसे तुम्हारी कमाई बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे तुम्हें ज़्यादा टैक्स देना है। लाइक तुम अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे 5 लाख तक कमाते हो तो कोई टैक्स नहीं, 8 लाख कमाते हो 10%, 8 से ऊपर 20%, 10 से ऊपर 30%। तो आप जितना ज़्यादा कमाते चले जाओगे, बड़े टैक्स ब्रैकेट में आप आते चले जाओगे, आपको उतना ही ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। पुटिंग ग्रेटर बर्डन ऑन रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, दीज आर रिफ्लेक्टेड इन द गवर्नमेंट बजट। तो अमीरों पर ज़्यादा बर्डन डाला जाता है, उनसे क्लास रिच टैक्स भी लिया जाता है एक,
उसको सेस बोलते हैं। तो अगर आप एक लिमिट से ज़्यादा कमाते हो ना, जो सरकार को लगता है तो बहुत पैसा कमा रहे हो आप, तो सरकार आपसे 1% और एक्स्ट्रा लेती है ताकि उस पैसे से गरीब लोगों का भला किया जा सके। तो अमीरों से पैसा ट्रांसफर किया, गरीबों को दिया, ताकि इन दोनों के बीच की जो इनइक्वालिटी है वो कम की जा सके, राइट। इसको बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, MERA। लास्ट है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। सरकार की जो पूरी संपत्ति है वो किस किस को मिलेगी, दिस इज कॉल्ड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो कंपनी बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू जैसे हैजर्डियस वस्तु बनाती है, जो सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है, सरकार उन पे हैवी टैक्स लगाती है, उनको जमीन, उनको बिजली, पानी सब महंगे रेट पे देती है। लेकिन जो कंपनी देश के विकास के लिए काम करती है, क्लास हेल्थ है, एजुकेशन है, खादी का काम है, जो प्रमोट करती है इन हाउस की चीज़ें, देश के अंदर की चीज़ों को जो प्रमोट करती है कंपनी, उनको सरकार क्या करती है, टैक्स कंसेशन देती है, सस्ते में ज़मीन दी जाती है क्लास, और सस्ते में क्लास उनको सारी फैसिलिटी दी जाती है, क्योंकि वो क्लास देश के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, राइट। तो थ्रू द बजटरी पॉलिसी गवर्नमेंट रीएलोकेट रिसोर्सेज इन अकॉर्डेंस विद द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल वेलफेयर। जो कंपनी प्रॉफिट के लिए काम करते हैं उन पे हैवी टैक्स, जो सोशल वेलफेयर पे काम करते हैं उन पे लो टैक्स। गवर्नमेंट कैन इन्फ्लुएंस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज थ्रू टैक्सेशन एंड सब्सिडी। तो जो कंपनी प्रॉफिट मेकिंग करेगी हैवी टैक्स, जो कंपनी क्लास समाज का भला करेगी लो टैक्स। टू इनकरेज द इन्वेस्टमेंट फॉर वेलफेयर ऑफ गवर्नमेंट कैन गिव टैक्स कंसेशन एंड सब्सिडी टू द प्रोड्यूसर्स। गवर्नमेंट ऑल्सो डिस्करेज द प्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल कंजप्शन गुड्स लाइक लिक्वर, बीड़ी, सिगरेट, लिक्वर मतलब दारू, tobacco, तंबाकू etc. through heavy taxation and encourage the use of खादी प्रोडक्ट by way of subsidies। तो सरकार खादी प्रोडक्ट को इनकरेज करना चाहती है by way of subsidies। तो ये आप MERA तो आपको याद है, मैनेजिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, रिड्यूस द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ और एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इनके अंदर का पता होना चाहिए। पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी की बात चल रही है तो पहला पॉइंट है M, और इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कंट्रोल करने की बात चल रही है, फिस्कल पॉलिसी की बात चल रही है तो E, है ना। अमीर गरीब के बीच का फासला कम करने की, इक्विटी को प्रमोट करने की बात चल रही है R, और प्रॉफिट मेकिंग कंपनी की और नॉट और सोशल वेलफेयर वाली कंपनी की बात चल रही है तो A। ये चीज़ आपको पता होता है कि कहीं पर अगर MCQ आता है, आपको आइडेंटिफाई करना होता है तो आप उसको आइडेंटिफाई भी कर सको, राइट। सो ये चारों के चार ऑब्जेक्टिव फुल फॉर्म जरूर लिख के दिखाना मुझे कमेंट सेक्शन में, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए इतना ही। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसे अच्छे से याद करके आना। नोट्स SPCC ऐप में फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर मैंने डाल दिए हैं, पढ़ के आना, इसको अच्छे से लर्न करके आना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और इसको याद जरूर करके आना क्योंकि चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। 4 से 5 पार्ट हार्डली, न्यूमेरिकल भी खत्म, थ्योरी भी खत्म, 6 नंबर आपकी जेब में, ठीक है। तो याद करके आना।